स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी वीडियो है ये है पार्ट नंबर 2 वीडियो ऑफ चैप्टर 16 ऑफ जीएसटी पेमेंट ऑफ टैक्स। तो देखिए स्टूडेंट, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते इससे प्रीवियस हमने पढ़ा मेंटेनेंस ऑफ जो बुक्स के रिगार्डिंग जो भी है। अगर हम एक जीएसटी के अंदर एनरोल होंगे, रजिस्टर होंगे, तो हमारे पास 3 अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। 2 तो ई लेजर जो कि कैश लेजर होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर होगा, और एक होगा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, ठीक है, जो लायबिलिटी रजिस्टर होगा आपका वो। तो अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन रहेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट आपसे ये मेरा कहना है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए आज का टॉपिक करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लाइक पेटीएम, in which taxpayer has to deposit or add money to make any payment toward tax, interest, penalty, fees or any other amount under GST। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या कि देखिए जीएसटी के अंदर हम क्या क्या पेमेंट करते हैं। सबसे पहले टैक्स पे करते हैं, फिर कोई इंटरेस्ट है वो पे करते हैं, कोई हमारा जो पेनल्टी है वो पे करते हैं, कोई फीस है, और कोई अदर अमाउंट है वो पे करते हैं, ठीक है, अदर अमाउंट। ये जीएसटी के अंदर है सब। अब ये सब पे करने के लिए, जैसे हम मान लो हम अपना पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम हम अपने फ़ोन में क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने जो रोज़ रिलेटेड जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनसे पेमेंट कर सकें विदाउट कैश होल्ड किए अपने पास। तो हम क्या करते हैं, हमें मोबाइल रिचार्ज कराना है, ठीक है, किसी को कोई पेमेंट करनी है ना, इवन जो बिजली का बिल भरना है, ये सब चीज़ काम के लिए हम क्या करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं। और पेटीएम में हम क्या करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं। ऐसे ही होता है ना कि हमने लगा लो पेटीएम वॉलेट में हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो वो 10,000 रुपये जो भी हम काम करते जाएंगे, मान लो मैंने 10,000 में से 1,000 का मैंने क्या कर लिया, रिचार्ज करवा लिया, तो मेरे 9,000 रुपये बच गए। ऐसे होता है ना। तो ऐसा ही सेम इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर होता है। पेटीएम की तरह वॉलेट होता है इसके अंदर भी, जिसमें हम मनी डिपॉजिट कराते हैं। और मनी किस लिए डिपॉजिट कराते हैं? इन सब ट्रांजैक्शन करने, जो जीएसटी के अंदर जो भी हमने ट्रांजैक्शन करनी है। तो जीएसटी का वॉलेट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और जो हमारे नॉर्मल डे टू डे जो लाइफ है उनका वॉलेट क्या हो गया? पेटीएम, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर जो भी पेमेंट करनी है, लाइक टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर जो भी अमाउंट है वो पे करना है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज़ करेंगे। उसके वॉलेट के अंदर मनी सबमिट कराएंगे, और जो मनी मान लो 10,000 रुपये सबमिट कराए हैं, तो 10,000 रुपये जो पेमेंट करेंगे, पेनल्टी, फीस, इंटरेस्ट जो है उसमें से कटती जाएगी, ठीक है। ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया है। The electronic cash ledger shall be maintained in form GST PMT 05 for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fees or any other amount. This ledger can be used for making any payment on account of GST. देखो, ये लेजर किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी पेमेंट करने के लिए, सिर्फ जीएसटी के अंदर जो भी पेमेंट आती है ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लाइक पेटीएम। टैक्सपेयर हैज़ टू डिपॉजिट मनी इन इट टू मेक एनी पेमेंट अंडर जीएसटी। यानी इसके अंदर सबसे पहले आपको मनी डिपॉजिट करानी पड़ेगी इसकी वॉलेट के अंदर, और फिर आप उसमें से पेमेंट कर पाओगे जीएसटी के अंदर जो भी पेमेंट करनी है आपको, ठीक है। अब प्रोविजंस क्या है इससे रिलेटेड? Provisions related with electronic cash ledger. Significant provisions related with electronic cash ledger are given as below. देखो क्या क्या है।
प्रोविजंस रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, फर्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। दूसरा है मोड यूज्ड फॉर मेकिंग डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कौन सा मोड यूज़ किया जाता है डिपॉजिट कराने के लिए। थर्ड है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैसे यूटिलाइज करोगे आप उसके अंदर जो भी अमाउंट पड़ा है, ठीक है। फर्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो यहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिटिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड टुवार्ड्स, यानी जो आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो इसके अंदर उसको क्रेडिट करता है, ठीक है। और उस जो डिपॉजिट अमाउंट में से जो आप पेमेंट कर रहे हो वो डेबिट करता है, ठीक है। तो जो पैसे डालोगे वो क्रेडिट होंगे, जो उन पैसों से जो पेमेंट करोगे किसी भी चीज़ की, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की, जो भी पेमेंट करोगे वो होगी डेबिट, ठीक है। आगे है मोड यूज्ड फॉर मेकिंग डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मोड देखो कौन से यूज़ करोगे, मोड यूज्ड फॉर मेकिंग डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड और ओवर द काउंटर पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड यूज़ करोगे और ओवर द काउंटर। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड से क्या होगा, जो भी हमारा टैक्स वगैरह है वो पेमेंट हो जाएगी, और अदर जो ओवर द काउंटर पेमेंट हो जाएगी, जो अदर जो भी हमने अमाउंट वगैरह पे करना है, ठीक है। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन जीएसटी लॉ। देखो अब मान लो मेरा जीएसटी में रजिस्टर है, ठीक है। तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डालना है, यानी डिपॉजिट करवाना है, तो मैं किसके थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डाल सकती हूँ? इनके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू डाल सकती हूँ पैसे उसके अंदर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेफ्ट के थ्रू डाल सकती हूँ, आरटीजीएस के थ्रू डाल सकती हूँ, और ओवर द काउंटर पेमेंट के थ्रू भी डाल सकती हूँ इसके अंदर पैसा, ठीक है। और ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज़ पर चलान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि आप ओवर द काउंटर पेमेंट भी कर सकते हो, ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू करवाओगे, और फॉर डिपॉजिट्स अप टू 10,000, 10,000 रुपये पर चलान पर टैक्स पीरियड के लिए, कैश के थ्रू, चेक में और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। ओवर द काउंटर पेमेंट OTC रेस्ट्रिक्शन ओनली डिपॉजिट अप टू, देखो रेस्ट्रिक्शन होगी इसमें कि पर चलान पर टैक्स पीरियड के लिए 10,000 तक की लिमिट होगी। दिस रेस्ट्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑथराइज जो भी ऑफिसर्स होंगे उनके लिए ये क्या होगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी, और ऑफिसर ऑथराइज टू मेक रिकवरी। और बाकी ये देखो किसके थ्रू होगा, ओवर द काउंटर पेमेंट, चेक के थ्रू, कैश के थ्रू और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। आगे आ जाओ, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो अभी अमाउंट जो मतलब ये लगा लो, एक तरह से मैं सिंपल इसको वॉलेट बोलूँगी आपको एक तरह से, कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है, जो आपने डिपॉजिट कराया था, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, यानी आपके वॉलेट में जो पैसे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे। तो देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेक्शन 49 सबसेक्शन 3, मेकिंग एनी पेमेंट टुवार्ड्स, कौन कौन सी पेमेंट करोगे उससे आप, मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो कैश पड़ा है, जो पैसे पड़े हैं, उसको किन किन पेमेंट को आप कर सकते हो, उसको यूज़ करके आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो, पेनल्टी की पेमेंट कर सकते हो, फीस की पेमेंट कर सकते हो, और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर CGST एक्ट। और CGST एक्ट के अंतर्गत जो भी पेबल अमाउंट है उनको आप पे कर सकते हो, यानी GST के अंदर जो चीज़ें पे करने की होती है, लाइक टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस और कोई अदर अमाउंट जो पेबल है GST के अंदर जो आता है, वो आप इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के वॉलेट में जो कैश पड़ा है उसको यूटिलाइज कर सकते हो इन सब पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट जो आज की वीडियो थी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऊपर, वो आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आखिर है क्या। सिंपल से वर्ड में बोलें तो जब हम GST के अंदर एनरोल होते हैं, तो GST की जो भी पेमेंट होती है, GST के अंदर जो भी पेमेंट करनी होती है अपने को, वो अपन नॉर्मल किसी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू नहीं कर सकते,
उसमें अब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होगी, उसके अंदर आप पैसा डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि एक तरह से वो हमारा पेटीएम है, ठीक है। और उसके अंदर हम जो पैसा सबमिट कराएंगे वो हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, वो NTGS के थ्रू, ठीक है, नेफ्ट के थ्रू, इनके थ्रू हम करवा सकते हैं पैसा, ओवर द काउंटर के थ्रू, ठीक है, OTC के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, इसमें पैसा सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर इस जो पैसे इसके वॉलेट के अंदर जो पैसा होगा, फिर वो जो भी पेमेंट है GST के अंदर वो हम उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपको पता होना चाहिए। अगर आप GST के अंदर रजिस्टर हैं या फिर नहीं है, तब भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि GST के अंदर अगर आप रजिस्टर होंगे तो कैसे GST के अंदर पेमेंट करेंगे। अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होगा, उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर थी वो आपको समझ में आई होगी, और जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजंस थे कि आपको इसमें इसके जो यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे इसके अंदर पेमेंट डालनी है, वो आपको पता चल गया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।